वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सान्या फ्रॉम लेट्स स्टॉप द एग्जाम। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है पॉलिटी सीरीज का। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, हमारे साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, प्रीएम्बल क्या है, और हमने कहाँ से सोर्सेस उठाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। बट बेसिकली आज जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है फंडामेंटल राइट्स, कि हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। ओके, मेनली जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। ठीक है, विच वन इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, right against exploitation and right to freedom of religion, cultural and education right to constitutional remedy। तो हमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई हमारा शोषण करता है तो हमें उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी अच्छे से अधिकार है। हम हमारी मर्जी से हमारा धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को हम हमारे अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। हम हमारे कल्चरल वैल्यू और हमारा जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी हमें अधिकार है। ठीक है, चलिए अब आगे हम इनको बहुत अच्छे से देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, कौन से आर्टिकल में कौन सी क्या चीजें डाली हुई हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट the state shall not deny any person equality before the law or equal protection of a law within the territory of India। मीन्स ये क्या है? आर्टिकल 14 हमें बताता है कि हमें क्या है, इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी का अधिकार है, और हमें कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता, हमें मना नहीं कर सकता कि आपको इक्वालिटी का अधिकार नहीं है। आप कहीं भी जाओ टेरिटरी में, आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको समान अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन है जहां पे हमें ये इक्वालिटी मतलब समानता, बराबर का अधिकार नहीं मिलता। जैसे कुछ एक्सेप्शन है, ये मेनली पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे क्या एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे आर्टिकल 14 अलाउड नहीं होता है। जैसे कि द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। जब जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हो रहे हैं, वो अगर अपने ड्यूटीज और पावर्स को अगर वो यूज कर रहे हैं, तो वो किसी भी कोर्ट को आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी कोर्ट को आंसर करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, कि तुम बताओ तुमने एक ऐसे काम किया, क्यों किया, ये अगर वो अपने ड्यूटीज, अपने पावर का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इट मींस दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज हमें ये बोला हुआ है आर्टिकल 14 में कि हमें इक्वालिटी मिलेगी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ अ लॉ, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, सभी को समानता का अधिकार है। ठीक है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी कॉन्स्टिट्यूट और इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक गवर्नर और प्रेसिडेंट का कार्यकाल चल रहा है, उस टाइम पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम उनके खिलाफ नहीं कर सकते, उनके खिलाफ नहीं चल सकती। ठीक है, and no civil proceeding in which relief is claimed against the president or the governor of a state can be instituted during the term of office and in any court with respect of done by in his personal capacity without a prior notice of a 2 month। कि अगर हम कोई सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चला रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें 2 महीने पहले उस चीज के खिलाफ नोटिस देना पड़ेगा। अदरवाइज हम सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर और प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। मींस आर्टिकल 14 में जो मेनली एक्सेप्शन रहते हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे जो ऊपर वाले ये तीनों पॉइंट है, ये कहाँ पे वैल्यू नहीं करता है, कहाँ पे लागू नहीं होते हैं? जब क्या हो रही हो, इम्पीचमेंट चल रही हो प्रेसिडेंट की। ठीक है, जब प्रेसिडेंट को हटाने का काम चल रहा हो, मींस इम्पीचमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट को हटाया जाता है विद द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ। ठीक है, and other appropriate proceeding against the governor of India and state, या फिर कोई ऐसी प्रोसीडिंग चल रही हो हमारे स्टेट के खिलाफ या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। ठीक है, तब भी हम ये चीजें ऊपर वाले जो तीनों पॉइंट है वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, and otherwise according to article every person have a equality before the law or equal protection of a law within the territory of India। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 15। देखो, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग कोई भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मतलब हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमें गारंटी देता है कि हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमारे रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स,
एंड प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम, इनके अकॉर्डिंग हमें क्या नहीं कर सकते, कोई भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मतलब हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड only of a religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability, liability, restriction, condition with regard to access to shop, public restaurant, hotels, place of public entertainment, use of wells, tanks, bathing ghats, road, places of public resort maintained wholly or partly out of the state fund and dedicated to use of a general public। जैसे पहले हुआ करता था कि पहले जैसे भीमराव अम्बेडकर थे, उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव हुआ था कि जो नीची कास्ट, जो लो कास्ट होती है, SC ST होती है, उनको पानी भरने नहीं दिया जाता था वेल वगैरह से, उनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था, उनको अलग से बिठाया जाता था। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 15 क्या करता है, खत्म करता है और ये बोलता है कि कोई भी सिटीजन हो हमारे इंडिया का, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हम, ठीक है, ना ही कास्ट के बेस पे, ना ही धर्म के बेस पे, ना ही उसके जहां पे उसका जन्म हो उसके बेस पे, ठीक है, सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। And nothing in this article shall prevent the state from making special provision for women, children or any socially or educationally backward classes। और कोई भी ऐसी चीज इस आर्टिकल के अंदर हमें नहीं रोकती है कि हम स्पेशल प्रोविजन बनाएं, वुमेन्स के लिए बना सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए, या फिर कोई भी सोशल या फिर एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है, उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं। ये आर्टिकल 15 उसके लिए हमें मनाही नहीं देता है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 का में होता है कि गारंटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि हम कहाँ पे भी काम करें, जो हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहां पे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वो पहले ले जाएंगे, छोटे लोग हैं वो रह जाएंगे, नहीं, सभी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, सभी को समानता का अधिकार मिलेगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के टर्म में, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, सभी को बराबरी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो स्टेट का, ठीक है। No citizen shall on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or any of them be ineligible for employment under the state, कि कोई भी ऐसा सिटीजन नहीं होगा जिसको हम इनएलिजिबल कर दे, कि वो यहाँ पे नहीं आ सकता, किसके बेस पे से किसी का धर्म अलग है, किसी की कास्ट अगर SC है ST है, तो उनको क्या करते, एम्प्लॉयमेंट नहीं देते थे पहले, उनको उनके लिए काम कर रखा था कि वो ये वाले ही काम करेंगे, ऊपर वाले काम नहीं कर पाएंगे। जैसे जो और चीजें होती थी, जो बड़े बड़े लोग काम किया करते थे बिजनेस वगैरह, वो उन छोटे लोगों को करने, जो SC ST थी उनको करने के लिए मनाही थी। तो वो सारी चीजें हमारी आर्टिकल 16 ने खत्म कर दी हैं, ठीक है। और एक इसमें आर्टिकल 16 के दौरान एक मंडल कमीशन आया था जो 1979 के अंदर आया था, ठीक है। ये मेनली जो बैकवर्ड क्लास है, जितनी भी बैकवर्ड क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास है, जो नॉन क्रीमी लेयर्स है, उनके फेवर में आया था, ठीक है, कि उनको क्या करवाएंगे, हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे आज बोलते हैं कि 10% रिजर्वेशन है, 50% रिजर्वेशन है, कि 50% से ज्यादा तो रिजर्वेशन हम किसी को देंगे नहीं, ये बात तो इसमें बोली गई थी कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी एक्सीड देन 50%, ठीक है। अभी किसी को 10% रिजर्वेशन मिलता है, किसी को कितना मिलता है, ऐसे कुछ करके रिजर्वेशन बांटे हुए हैं, ठीक है। बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बैकवर्ड क्लास और अनटचेबिलिटी जैसे कुछ 2-3 वर्ड्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए हुए हैं या नहीं, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है। एंड इनकम और एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्ली कैन बी टेकन एज अ मेजर ऑफ अ सोशल एडवांसमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ क्रीमी लेयर ऑन अ गिवन बेसिस। मतलब जितने भी इनकम होगी, जिसकी इनकम ज्यादा है, जो क्रीमी लेयर में आता है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे, जो नॉन क्रीमी लेयर्स में आता है उनको रिजर्वेशन अलाउड है, किसी को 10% मिलता है, किसी को 15, किसी को 20, ठीक है, वो डिसाइड होता रहता है। बट मंडल कमीशन किसके लिए आया था, ये बैकवर्ड क्लासेस है उनके फेवर में आया था, ठीक है। उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे आज भी एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है ना, कि ओबीसी को 3 का मिल जाता है, बाकी औरों को 5 का मिल जाता है, ऐसे कुछ करके साल का रिजर्वेशन दिया जाता है और रिजर्व कर दी जाती है सीट्स, भाई इन वाले लोगों की कितने % सीट रिजर्व है, इस पे इन्हीं लोगों को लगाया जाएगा। जैसे ओबीसी के लिए फिक्स कर दी इतने % लोग आएंगे, SC के लिए फिक्स कर दी इतने लोग लेने हैं, तो सारी चीजें मंडल कमीशन के थ्रू डिफाइन हुई थी। एंड द 77 अमेंडमेंट हैज प्रोवाइडेड टू कंटिन्यू रिजर्वेशन इन द प्रमोशन फॉर द SC and ST।
और 77 अमेंडमेंट हुआ था, उसने कहा था कि हम कंटिन्यू प्रमोशन करते रहेंगे उनकी रिजर्वेशन में एससी और एसटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 17 एंश्योर्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जो छुआछूत पहले काफी ज्यादा चल रही थी कि हम जो लो कास्ट है उनको हम पानी नहीं भरने देंगे, अगर वो पानी भर लेंगे तो वो हमारा खराब हो जाएगा, अगर जो बड़े लोग थे अगर उनकी गलियों से चले जाते थे तो काफी ज्यादा मतलब अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, उनको छूते नहीं थे, उनके साथ नहीं बैठते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको स्कूल में भी अलग बिठा दिया जाता था। तो वो सब कुछ अब जो छुआछूत थी, अनटचेबिलिटी थी, वो खत्म कर दी गई आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। इसमें ये बोला गया कि हम खत्म करेंगे, एबोलिशन करेंगे अनटचेबिलिटी का। जो अनटचेबिलिटी वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है। ठीक है, एंड इट एज्यूम दैट द वर्ड हैज अ वेल नोन कनेक्शन। ठीक है, आर्टिकल 18 इंश्योर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की जो पहले महाराजा धीराज, ये कुछ टाइटल जो पहले हुआ करते थे वो जो टाइटल्स है वो अब खत्म होंगे बाय द आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 ये इंश्योर करता है कि जितने भी टाइटल्स हैं वो सारे क्या कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। इट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एंड दिस बैन इज ओनली अगेंस्ट द स्टेट। ये बैन सिर्फ जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट है, उनके अगेंस्ट होंगे, नॉट अगेंस्ट एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन। और जो ये टाइटल वाले बैन है, ये जो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, ये अलाउ नहीं होंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज आ गई, कुछ और चीजें आ गई, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जो काउंट हो गए वहां पे ये वाली चीजें बैन नहीं है। सिर्फ जो गवर्नमेंट बेस्ड है, स्टेट बेस्ड है, वहां पे चीजें को बैन किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जितने भी मिलिट्री अवार्ड्स मिलते हैं, जितने भी एकेडमिक अवार्ड्स मिलते हैं, उनमें ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको अबोलिश किया जाए, खत्म कर दिया जाए। वो अगर चाहे तो वो अपने टाइटल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलिट्री में जो मिलते हैं, आर्मी वगैरह में जो मिलते हैं, उनको वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 19, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये जो हमने 14 से लेके 18 तक बात की, ये हमारी इक्वालिटी से रिलेटेड है। नाउ द आर्टिकल रिलेटेड टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, वो आता है अब आर्टिकल 19 से शुरू होता है। आर्टिकल 19 में बोला है कि प्रोवाइड 6 फ्रीडम, ये हमें 6 फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है, which is स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहले 7 थी, 6 पहले 6 थी, एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड वो फंडामेंटल राइट्स थे, उसमें पहले वो प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट डाला हुआ था, बट बाद में उसको लीगल राइट कर दिया था। ठीक है, आर्टिकल 19 प्रोवाइड दैट 6 फ्रीडम। कौन कौन सी? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए हमें बोलने का अधिकार है, हमारी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, की हम कहीं पे भी एक संगठन बना के, असेंबली बना के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं बिना कोई हथियार के। एंड फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, की हम कोई भी एसोसिएशन, यूनियन वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप चला सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमें ये स्वतंत्रता है कि हम हमारे इंडिया के जो टेरिटरी एरिया उसमें कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर। एंड रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहां हमारा मन करेगा, जहां हमारा अच्छे से जाएंगे, जहां हम सेटल हो जाएंगे, इजिली हम वहां पे सेटल हो सकते हैं, जो कोई भी पार्ट हो इंडिया का, इंडिया की टेरिटरी का। ठीक है, एंड प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, और हम हमारी मर्जी से कोई भी काम चुन सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। आर्टिकल 19 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। अभी हमने बोला कि हमें हमारे स्पीच रखने का, एक्सप्रेशन रखने का अधिकार है, बट कब, किन कंडीशंस के अंदर वो छीन लिया जाता है। स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। किस केस में? जब हमें हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी बनानी हो, हमारी सिक्योरिटी, हमारे स्टेट की सिक्योरिटी के लिए हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं फॉरेन स्टेट के साथ, जो दूसरे देश हैं उनके साथ, या फिर कुछ डिफेमेशन का केस हो जाए, या फिर किसी का पब्लिक ऑर्डर वगैरह हो जाए, तो उस चीज में हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कई बार ये होता है कि बाहर जब एक्सटर्नल इंटरनल इमरजेंसी लग जाती है तो कई बार ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाती है आर्टिकल 19 की। ठीक है, स्टेट कैन प्रिस्क्राइब द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस।
ये हो सकता है कि कोई भी स्टेट है वो कोई भी क्वालिफिकेशन या फिर प्रोफेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है कि अगर किसी को ये काम करना है तो उसके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर किसी को कोई ट्रेड चलाना है, कोई बिजनेस चलाना है, उसके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी तो स्टेट उस चीज को प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, स्टेट कैन एक्सक्लूड एनी सिटीजन फ्रॉम अ बिजनेस और इंडस्ट्री रन बाय द गवर्नमेंट। जो स्टेट है वो किसी कोई भी ऐसे सिटीजन है उसको निकाल सकता है कि जो इंडस्ट्री या बिजनेस किसके द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। दिस इज and there is no specific provision in the constitution guaranteeing the freedom of a press। कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं डाला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की के बारे में बताता हो। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, बिकॉज द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज गारंटेड बाय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके, क्योंकि जो फ्रीडम जो प्रेस बताई जाती है ना वो वाइडर फ्रीडम बताई जाती है, काफी ज्यादा किसी के भी एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको काफी ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई है under the article 19। Restriction can also be imposed on the freedom of movement and reside and settle in the interest of general public or the protection of interest of any scheduled tribe। और ऐसे हमने भी बोला था ऊपर कि हमें ये फ्रीडम है कि हम हमारे इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पे कई बार हम हमारे मूवमेंट और रिसाइड और सेटलमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। किस केस में? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी, जब हमें कोई शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रोटेक्ट करना हो, ठीक है, उनकी चीजों को प्रोटेक्ट करना हो तो हम वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 क्या बोलते हैं? गारंटी सर्टेन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, की हमें गारंटी है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाएगी विद रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के अंदर। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या रोकता है कि अगर हमने एक गुनाह कर दिया, कोई क्रिमिनल मैटर में हम घुस चुके हैं या हमने कोई क्राइम कर दिया, तो हमें उस एक सेम अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन कम्युनिटी नॉन एज अ पोस्ट फैक्टो, अगर हमने जैसे कि कोई हमने अपराध किया हुआ है पहले, वो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है और फिर बाद में अगर वो ऐड कर दी जाए और फिर बोला जाए कि उस अपराधी को पकड़ के लाओ कि उसने ये वाला गुनाह किया था, उसको हम आज सजा देंगे, तो ये सब कुछ आर्टिकल 20 क्या करता है? इन सबको रोकता है। ठीक है, ये हमें कोई भी ऑफेंस जो हमने किया है उसके रिगार्डिंग हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 21A देखते हैं, जो जोड़ा गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 2002 के अंदर। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमने आर्टिकल 21A को ऐड किया था। बाय 86 अमेंडमेंट के थ्रू किया था जो 2002 में हुआ था। इसके अंदर ये बोला गया था कि हर जो बच्चा 6 से लेकर 14 साल तक का है उसको शिक्षा का अधिकार है, वो उसका फंडामेंटल राइट है कि जितने भी 6 से लेके 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी ही जाए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। ठीक है, आर्टिकल 21 of a constitution provide that no person shall be deprived of his life or personal liberty excepting according to the procedure established by the law। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि सभी को अपनी प्राइवेसी का अधिकार है, अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, अपनी लिबर्टी से, अपनी पर्सनल लिबर्टी, अपनी प्राइवेसी, सबका अधिकार है। ठीक है, एक बार फिर ये बोला जाता है कि अगर आर्टिकल 21 में सभी को ये बोला गया है कि अधिकार है सभी को, वो अपनी लाइफ जी सकते हैं, अपने पर्सनल को वो आगे नहीं कर सकते, मतलब अपनी प्राइवेसी बना के रख सकते हैं। बट आर्टिकल 22 इसलिए लाया गया, बट हम आर्टिकल 22 भी लेके आए, वो इसलिए लेके आए क्योंकि अगर कोई कानून के खिलाफ गया तो उसको सजा जरूर दी जाएगी, उसकी प्राइवेसी पे भी। जैसे कई बार देखते हैं ना, कोई कानून के खिलाफ चला जाता है तो उसके जो प्राइवेसी चैट्स वगैरह है, उसके जो प्राइवेट मैसेजेस वगैरह है, वो सारी चीज पुलिस के थ्रू निकाल लिए जाते हैं उस केस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, बट आर्टिकल 21 तो बताता है कि हमारे पास लिबर्टी है, हमारी प्राइवेसी को कोई छेड़ नहीं सकता, हमें जीने का अधिकार है हमारे अकॉर्डिंग। इसलिए आर्टिकल 22 हम लेके आए। उसमें ये बोला गया कि अगर कोई भी कानून के खिलाफ जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइवेसी के अंदर हम खलल डाल सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता
जब तक कि उसका वारंट वगैरह उसको ना बताया जाए या फिर किस बेस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, वो सब कुछ पूछने का अधिकार है उस जो क्रिमिनल होता है, जिसको मान लिया जाता है, वो पूछ सकता है कि आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, और ये उसका अधिकार है, और ये ठीक है, एंड इज डिटेन इन कस्टडी, क्यों उसको कस्टडी में लिया जाए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नो अरेस्टेड पर्सन कैन बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है उसको नहीं रोका जा सकता कि वो कंसल्ट करे, मतलब उसको अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी कंसल्ट कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग अपने वकील वगैरह को हायर कर सकता है। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन इन कस्टडी इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 hours of arrest, and the above safeguard is not available to an enemy or alien arrested or detained under the law providing preventive detention। देखो, जिस भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर हमें कोर्ट में पेश करना होता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर हमें कोर्ट में लेके जाना होता है, और उस अपराध जो अरेस्ट हुआ पर्सन है उसको ये राइट होता है कि वो किसी के साथ कंसल्ट कर सकता है, या फिर अपने आप को बचाने के लिए कोई भी लॉ या फिर कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर वो हायर कर सकता है। ठीक है, और उसे ये जानने का हक है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। बट ये जो तीनों कंडीशन है, वो जो बाहर देश के लोग होते हैं, जो हमारे देश में दुश्मन होते हैं, या अलाइन कंट्री से पर्सन जो अरेस्ट किए जाते हैं, जो स्मगलर्स होते हैं, जो बाहर कंट्री से आते हैं, आतंकवाद होते हैं, उनको ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 प्रोवाइड करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी आर्टिकल 23 से शुरू हो जाते हैं एक्सप्लॉयटेशन के केसेस। ठीक है, कि एक्सप्लॉयटेशन में हमें अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है तो हमें किस किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं। Traffic in human being and beggar and other similar forms of a forced labor and property, and provide that no child below the age of 14 years can be employed to work in any factory or mine engaged in any hazardous employment। कि कोई भी एक ऐसा बच्चा हो जो 14 साल से कम उम्र का हो, जैसे कि जब बोलते हैं ना बाल मजदूरी, वो हम नहीं करवा सकते किसी भी बच्चे से जिसकी एज 14 से कम है, और स्पेशली उसको फैक्ट्री और माइन में उसको जॉब नहीं दी जा सकती है, या फिर जितने भी जो खतरनाक एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज है वहां पे उसको नहीं रखा जाता। अगर कोई बच्चा मिल जाता है 14 से नीचे यहाँ पे काम करता हुआ, तो उसको काफी मतलब उसको फाइन भी भरना पड़ता है, और जो लगाता है, ठीक है, जो उनको जो देता है उसको जो ऑनर होता है, और उसको सजा भी हो सकती है। एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, और जो लोग बैगर्स और ह्यूमन बीइंग्स की तस्करी करते हैं, उनको बेचते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं, और जो धक्के से मतलब अपनी मर्जी से लोगों को थोपते हैं कि तुम ये काम करो, उनसे धक्के से भीख मंगवाते हैं, वो सब कुछ आर्टिकल 23 में रोका गया है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाए तो कानून के अकॉर्डिंग उसको सख्त सजा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 25 to 28 हम एक साथ डिस्कस करेंगे अभी। सो ये जो आर्टिकल्स है ना, ये बहुत, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं। इसमें से काफी चीजें बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट होती हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं। ठीक है, सो आई होप ये काफी आपके लिए यूजफुल रहेगी। और चलिए अभी आगे देखते हैं आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 से 28 क्या होगा? प्रोवाइड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, हम हमारी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ठीक है, 25 से लेके 28 तक रिलीजन से रिलेटेड है। 25 क्या बोलता है? प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ अ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ। कि हमें फ्रीडम है कि हम हमारी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिलीजन हम ले सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी। जैसे आज हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो वो अपने अकॉर्डिंग, हमारे इंडिया में मुस्लिम भी रैली निकालते हैं, हिंदू भी रैली निकालते हैं, और अदर धर्म भी निकालते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ हमारे यहाँ पे आर्टिकल 25 के थ्रू अलाउड है कि किसी भी धर्म को हम क्या नहीं कर सकते, नीचा नहीं दिखा सकते। हमारे लिए जितने भी धर्म है वो सारे बराबर है। ठीक है, सभी धर्मों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 26 गारंटी द फ्लोइंग राइट्स टू ऑल रिलीजन ग्रुप सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी एंड हेल्थ से। हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, कि हम कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है वो बना भी सकते हैं, उसको मेंटेन भी कर सकते हैं जो रिलीजियस या हमारे चैरिटेबल पर्पस से रिलेटेड हो। एंड मैनेज इट्स ओवन अफेयर इन मैनेज मैटर ऑफ रिलीजन, हमारे जो विचार है उसको मैनेज कर सकते हैं हमारे धर्म से जो रिलेटेड है। ओवन एंड रिक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी
एंड एडमिनिस्ट्रेशन सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग विद द लॉ। मतलब जितने भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हमारे रिलीजन से रिलेटेड हम इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, मंदिर वगैरह बन रही है, मस्जिद वगैरह बन रही है, कुछ हम चैरिटेबल चंदा वगैरह भी लेते हैं भी, हाँ हम ये करवाने वाले हैं, तो उन सबका हमें अधिकार है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 25-28 के अकॉर्डिंग यही बोला गया है कि जितने भी धर्म है सबको समानता है, वो अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपने मैटर्स को खुद हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी लॉ के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 27। The state cannot compel any citizen to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution। कि कोई भी अगर कोई particular religion चला रहा है, religious institution चला रहा है, तो हम उसके ऊपर टैक्स वगैरह के लिए ये नहीं कर सकते। जैसे पहले वाले टाइम में जजिया लगता था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम लोग हिंदू पे लगा देते थे कि हिंदू पे हम कर लगाएंगे, तो वो सारी चीजें आर्टिकल 27 के अंदर खत्म हो चुकी है। हम किसी से टैक्स वगैरह नहीं ले सकते, कोई टैक्स पे नहीं करेगा। Article 28, no religion instruction can be provided in any education wholly maintained out of a state funds। ठीक है, कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी एजुकेशन के अंदर। मतलब हम किसी भी एक धर्म के लिए नहीं बोल सकते कि हाँ ये वाला धर्म हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, वो वाला वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। So Article 28 में no religious instruction can be provided in any educational wholly maintained out of the state funds। Next one is Article 29 का वन पार्ट where a religious community is in the minority। जहाँ पे कोई भी अगर religious community minority में है, the constitution enable it to preserve its culture and religion interest by providing that state shall not impose upon any culture other community of its culture। कि जैसे कोई भी ऐसे religious community है, जैसे जो लो कास्ट के होते हैं या फिर कोई SC ST होता है या फिर जो ट्राइब्स होती है मेनली, ठीक है, वो अपनी रिलीजियस कम्युनिटी अलग मनाती है। जो माइनॉरिटी के केस में कोई भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो उन माइनॉरिटी की जो रिलीजियस कम्युनिटी है उनको प्रिजर्व करेगा, हमारे उनको कल्चर को बचाने की कोशिश करेगा, उनके अधिकारों को बचाने की कोशिश करेगा, और कोई भी जो हमारा स्टेट है उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा कि तुम हमारे कल्चर को फॉलो करो या तुम इस कल्चर को छोड़ो। उनको ये होगा कि तुम अपनी कल्चर आराम से करो, तुम्हें हक है तुम्हारे फ्रीडम है तुम्हें अपने रिलीजन्स को फॉलो करने के लिए, मेनली जो माइनॉरिटी ट्राइब्स वगैरह होती हैं। आर्टिकल 30 मींस सच कम्युनिटी शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश and administered educational institution of its choice, and state shall not is guaranteeing aid to education institution discriminate against such as educational institution maintained by a minority community on the ground it under the management of religious community। ठीक है, कि कोई भी जो कम्युनिटीज हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, ये अपने अकॉर्डिंग अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना भी सकती हैं, उनको चला भी सकती हैं। ये इनकी चॉइस है कि वो अपने बच्चों को किस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डालेंगे, ठीक है, कैसे उनको मेंटेन करेंगे, उनके ऊपर कोई हम दबाव नहीं डाल सकते कि आप ऐसा ही करो वैसा करो। तो आर्टिकल जितने भी 28 तक बात करी हुई है उन सब में यही बोला गया है कि सभी को समानता का अधिकार है, इक्वालिटी का अधिकार है, अपने जितने भी कल्चर है उनको फॉलो करने का अधिकार है। मेनली जो माइनॉरिटी केसेस हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनका अलग रिलीजियस होता है, उनका अलग कल्चर होता है, वो अपने अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, तो उनको भी प्रिजर्व करने का कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया कि हम उन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। वो चाहे तो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए, वहां पे अपने बच्चों को पढ़ाए, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे ही इंस्टीट्यूट में भेजे, ठीक है। सो आर्टिकल 32 इज अ राइट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सोल किसको कहा जाता है? 32, आर्टिकल नंबर 32, और किसने कहा था? बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। आर्टिकल 32 मेनली डिफाइंस द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी which is the last fundamental rights, ठीक है, of our constitution, and the fundamental rights are guaranteed by the constitution not only against the action of the executive but also against that of the legislature। मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटेड है, वो हमें दिए गए हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, इनको हमसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। बाई चांस कोई इमरजेंसी वगैरह लग जाए, इंटरनल इमरजेंसी लग जाए, एक्सटर्नल इमरजेंसी लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, और मेनली जब जो एक्सटर्नल इमरजेंसी लग जाती है बाहर देशों के साथ, तो उसमें हम हमारे जो एक दो फंडामेंटल राइट्स है, मेनली 1920 या फिर 21, ये 21 तो चलो होता ही नहीं, इनको हम थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, मतलब एक बार के लिए इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, बट जैसे ही वो इमरजेंसी हटती है वो वापस लागू हो जाते हैं,
ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया अच्छे से। जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही हमने पढ़ा, फालतू चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से यहाँ नहीं पढ़ रहे। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमें हमारा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, मेनली वो एसएससी हो, स्टेट एग्जाम हो, आरपीएफ हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो, हमें सिर्फ वो एग्जाम क्लियर करने से मतलब होता है। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसमें से ही मेनली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 50 to 80% यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आप जितना हो उसके उतना रिवाइज कीजिए, रिवाइज पे ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से अच्छा है एक चीज को आप बारी बारी रिवाइज करोगे, एक चीज को आप अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो, अगर उसको एक जगह से रिवाइज करोगे वो बहुत ज्यादा आपको अच्छे से माइंड में सेट रहेगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, सारी पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।